हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अमन विद्यापीठ में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीबीएसई कक्षा 11वीं के अध्याय 1 समय की शुरुआत से। दोस्तों, इसमें मानवीय इतिहास तथा विश्व इतिहास के बारे में बताया गया है। दोस्तों, इसमें ये जानने को हमें मिलेगा कि किस तरह मानव का विकास हुआ था और वो कहाँ तक फैले थे, उनका जीवन निर्वाह कैसा था, उनको उनके जो हमें स्रोत मिले हैं, उन्हें खोजने के क्या क्या स्रोत थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ मैंने दोस्तों पॉइंट्स हैं इम्पोर्टेंट, इस पे आप ध्यान दीजिएगा, पेपर में ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। कुछ स्मरणीय पॉइंट है दोस्तों। सबसे पहले इसे आप दोस्तों अपनी कॉपी में नोट आउट भी करते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर मनुष्य के समान प्राणियों का उद्भव हुआ। यानी दोस्तों, 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उद्भव हुआ जो मनुष्य की ही समान दिखते थे। जी हाँ दोस्तों, वो मनुष्य नहीं थे, लेकिन वो मनुष्य की समान ही दिखते थे। यानी वो मनुष्य का बीता हुआ कल था। जी हाँ दोस्तों, जिसमें उनका आकार कुछ मनुष्य जैसा तथा कुछ वानरों जैसा था, जिन्हें हम दोस्तों आदि मानव भी कहते हैं। उसके बाद कालांतर में अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न और विलुप्त हुए। जी हाँ दोस्तों, 56 लाख वर्ष पूर्व पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणी आए जिन्हें मानव कहा जा सकता था, और उसके बाद उनमें कई विकास हुए तथा अनेक प्रकार के मानव उत्पन्न और विलुप्त हुए। और दोस्तों, एक माना जाता है कि दोस्तों आधुनिक मानव की उत्पत्ति लगभग 1,60,000 वर्ष पूर्व हुई थी। यानी दोस्तों, जो आधुनिक मानव है, जो आज का मानव है, उसकी उत्पत्ति 1,60,000 वर्ष पहले हुई थी। यानी इससे पहले का जो 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर जो मनुष्य की समान जो दिखते थे, वह मानव नहीं थे। वो मानव की समान ही दिखने वाले उन्हीं का अनविकसित रूप था। लेकिन जो आधुनिक मानव है, जो अभी का मानव है, वो 1,60,000 वर्ष पहले अस्तित्व में आया था। इस सब की जानकारी हमें कैसे मिलती है? तो दोस्तों, चार्ल्स डार्विन द्वारा लिखित पुस्तक जिसका नाम है ऑन दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। दोस्तों, पुस्तक का नाम है ऑन दी ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज। इस पुस्तक के माध्यम से ये बताया गया कि 24 नवंबर सन 1859 को प्रकाशित हुई थी, और इसमें ये दलील दी गई कि मानव विकास जानवरों से हुआ है। यानी जो मानवीय विकास है, उसका आविष्कार जानवरों द्वारा किया गया है, या जानवरों से ही मानव की उत्पत्ति हुई है। जानवरों से ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में आया है। यानी मानव स्टेप बाय स्टेप जानवरों से ही विकसित हुआ है और अपने वर्तमान रूप में आया है। इसके बाद दोस्तों, मानव जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं की चित्रकारी मानव विकास के इतिहास के प्रमुख सूत्र हैं। यानी दोस्तों, जो मानवीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं, उसमें आता है जीवाश्म, पत्थर के औजार और गुफाओं में बनी हुई मानव की चित्रकारी। या दोस्तों, आजकल हम देखे, आपने सुना होगा या देखा होगा कि कहीं हम गुफाओं में जाते हैं, प्राचीन गुफाओं में, वहाँ पे कुछ चित्रकारी होती है दोस्तों, कुछ कार्टून बने हुए होते हैं, और कुछ हमें जीवाश्म पत्थरों के औजार भी मिलते हैं दोस्तों, जिससे हम इतिहास के स्रोत के रूप में देखते हैं। ठीक है दोस्तों, मानवीय इतिहास की जानकारी हमें आभूषणों, सिक्कों, लिखते रहना दोस्तों, इसमें मैंने लिखा नहीं है, आप लिख लेना। तो मानवीय इतिहास के जो स्रोत हैं वो हैं मृतभांड, आभूषण, सिक्के, पत्थरों पे बने हुए चित्रकारियाँ, जीवाश्म, पत्थर के औजार आदि। अब दोस्तों, हमारा अगला पॉइंट है प्रजाति या स्पीसीज क्या होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पूछता है प्रजाति या स्पीसीज क्या होती है। तो जीवों का ऐसा समूह होता है जिसके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं। यानी जीवों का ऐसा समूह जिसमें नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करके संतान उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं। यानी एक तरह से प्रजाति वह स्पीसीज, जीवों का ऐसा समूह होता है जिनके नर और मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं, और जो उनके बच्चे होते हैं वो भी आगे प्रजनन करके
संतान उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसों को प्रजाति कहा जाता था। एशिया व अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट पाए गए हैं जो 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट श्रेणी में होमोनाइड का उद्भव हुआ। दोस्तों इसमें दो बातें हैं। पहली बात, एशिया और अफ्रीका में स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट पाए गए हैं, स्तनपायी प्राणियों के प्राइमेट पाए गए हैं। और दूसरा है दोस्तों 240 लाख वर्ष पूर्व इसी प्राइमेट श्रेणी में होमोनोइड का उद्भव हुआ था। यानी होमोनोइड प्राइमेट श्रेणी का एक उप समूह है, यानी प्राइमेट श्रेणी में ही होमोनिड को शामिल किया गया है। बानर अर्थात एप इसी प्राइमेट श्रेणी में शामिल हैं। इसमें दोस्तों तीन चीज़ है। पहला, प्राइमेट श्रेणी जिसके अंदर होमोनोइड शामिल हैं, और उसके अंदर बानर शामिल हैं। दोस्तों समझ गए होंगे दोस्तों। चलिए हमारा अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है 25 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर एक बड़ा भाग बर्फ से ढका हुआ था। जलवायु तथा वनस्पति की परिस्थिति में व्यापक अंतर आया, जंगल कम हो गए और घास के मैदान विस्तृत भूमंडल में फैल गए। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलोपिथिकस धीरे धीरे लुप्त हो गए और उसके स्थान पर दूसरी प्रजातियों का विकास हुआ। होमो को इसी प्रजाति का सबसे पुराना प्रतिनिधि माना जाता है। दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथिकस, जैसे दोस्तों मैंने पहले ही बताया आपको, जो प्राचीन काल के मानव की तरह जो वे दिखाई देते थे प्राणी, उनको नामों में विभाजित किया गया। तो कुछ प्राइमेट थे, प्राइमेटों के अंदर होमोनोइड थे और होमोनोइड के अंदर बानर थे, जिन्हें ऐप कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और दूसरा हमारा जो समूह था वो था ऑस्ट्रेलोपिथिकस। तो धीरे धीरे दोस्तों क्या हुआ, जंगल कटने लगे, ठीक है, जलवायु परिवर्तन हुए, जिसके कारण क्या हो गया दोस्तों, ऑस्ट्रेलोपिथिकस धीरे धीरे लुप्त हो गए और उनके स्थान पर दूसरी प्रजाति का विकास हुआ, जिन्हें हम होमो कह सकते हैं। दोस्तों अगला है हमारा होमो। लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। होमो का अर्थ होता है दोस्तों आदमी, और होमो एक लैटिन भाषा शब्द है। आदमी में स्त्री व पुरुष दोनों शामिल हैं। इस होमो में दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। तो अगला है दोस्तों हमारा होमो। होमो वैज्ञानिकों ने इसे प्रजातियों में बांटा है। वैज्ञानिकों ने दोस्तों इसको किस में बांटा है, होमो को वैज्ञानिकों ने प्रजातियों में बांटा है। पहला है होमो हेबिलियस, औजार निर्माता। दूसरा होमो इरेक्टस, सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले। तीसरा है होमो सैपियंस, यानी चिंतनशील मनुष्य। दोस्तों हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं, यदि आपको इन तीनों में से दोस्तों हम किस कैटेगरी में आते हैं, यदि आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और यदि नहीं तो ये आपका काम है, आप इसे जल्दी से हमें बताएं कि जो आधुनिक मानव है वो किस में आता है, होमो हेबिलियस में आता है कि होमो इरेक्टस में आता है या होमो सैपियंस में आता है। चलिए दोस्तों हम अगला स्टार्ट करते हैं। आप इतना समझ गए होंगे, तीनों को आप दोस्तों नोट आउट भी करते रहना कॉपी में। अगला है दोस्तों होमो हेबिलियस। होमो हेबिलियस के जीवाश्म इथियोपिया में ओमो और तंजानिया में अल्डुबई गोर्ज नामक स्थान पर पाए गए हैं। कहाँ पर पाए गए हैं दोस्तों, इथियोपिया में होमो और तंजानिया में अल्डुबई गोर्ज नामक स्थानों पर पाए गए हैं। यह प्रजातियां अनुमानत 10 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित थी। कहा जाता है दोस्तों ये प्रजातियां जो थी ये 10 लाख वर्ष पूर्व तक जीवित थी। अगला है दोस्तों हमारा होमो निअंडरथैलेसिस। होमो निअंडरथैलेसिस जीवाश्म 1,30,000 से 35,000 वर्ष पूर्व यूरोप, पश्चिमी व मध्य एशिया में पाए गए हैं, जबकि यूरोप में इसके जीवाश्म लगभग 35,000 वर्ष पूर्व अचानक गायब हो गए। दोस्तों पता नहीं चला कि कैसे गायब हो गए,
लेकिन कहा जाता है इनके जो जीवाश्म थे वो 35,000 वर्ष पूर्व ही अचानक एकाएक गायब हो गए थे। इसका दोस्तों अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कि ये कैसे गायब हुए थे। अगला है दोस्तों जीवाश्मों का नामकरण दिलचस्प है। इनका नामकरण उन स्थलों के आधार पर रखा गया है जहां ये जीवाश्म सर्वप्रथम मिले हैं, जैसे कि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्म को होमो नियंडरथैलेसिस कहा गया। निसंदेह आदि मानव कई तरह से अपना भोजन इकट्ठा किया करता था। दोस्तों एक ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये हमेशा पेपर में पूछता है दोस्तों, 8 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है हमेशा। अब स्कूल स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों 1 सितंबर से, तो मेरा आग्रह है कि अगर जिसको ज़्यादा दिक्कत है तो वह स्कूल ना जाए, वह ऑनलाइन क्लासेस ले। यदि दिल्ली में बहुत से लोग स्कूल जाना चाहें तो वह जा भी सकते हैं, लेकिन सावधानी बरतें, हाथ पैर धोएं और 2 गज की दूरी अवश्य रखें दोस्तों, और मास्क हमेशा मुंह पे लगा होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कहाँ पे थे, जी हाँ, आदि मानव। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि आदि मानव द्वारा भोजन प्राप्त करने के तरीके क्या क्या थे। तो दोस्तों इसमें 4 पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। पहला है संग्रहण, दूसरा है शिकार, तीसरा है अपमार्जन, चौथा है मछली पकड़ना। जी हाँ दोस्तों, तो हम इसको एक एक करके समझते हैं। पहला है संग्रहण। संग्रहण क्या था दोस्तों? संग्रहण में होता था दोस्तों जो आदि मानव होते थे, गैदरिंग, इंग्लिश में कहें तो गैदरिंग। तो संग्रहण में होता था दोस्तों जो आदि मानव हुआ करते थे, आदि मानव दोस्तों वह क्या करते थे, वह जो खाने की वस्तुएं जो दोस्तों वह लोग खाते थे उन्हें वह लोग इकट्ठा करते थे। ठीक है दोस्तों, इकट्ठा करके जैसे कि वह क्या करते थे, पेड़ों से फल फ्रूट कंदमूल, और शिकार जो करते थे दोस्तों, तो शिकार के बाद जो जानवर जिसका वह शिकार करते थे उन्हें वह लोग क्या करते थे, एक जगह पर इकट्ठा कर लेते थे दोस्तों। इसी इकट्ठे को संग्रहण कहते हैं, यानी इकट्ठा करना। संग्रहण का दोस्तों आपको मतलब पता ही होगा, संग्रहण का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो वह लोग इकट्ठा कर लेते थे, ये था दोस्तों उनका तरीका संग्रहण का। वह लोग क्या करते थे, पेड़ पौधों से कंदमूल, फल फ्रूट, सब्जियां, जानवर का शिकार करके वह लोग क्या करते थे, इन सबको इकट्ठा करके एक जगह पे रख लेते थे या कहीं पे छुपा देते थे, ताकि आने वाले टाइम पे जब उन्हें भोजन की आवश्यकता होगी तो वह वहाँ से निकाल के उसको खा लेंगे। दूसरा पॉइंट है दोस्तों शिकार करना, हंटिंग। जैसा कि दोस्तों आपने टीवियों में, फिल्मों में या कहीं पे पढ़ा भी होगा, आपने इससे पहले भी सुना होगा कि जो आदि मानव होते थे वह शिकार करते थे दोस्तों जानवरों का। जी हाँ दोस्तों, जानवरों का शिकार करते थे और अपना भोजन जुटाते थे। वह लोग जानवरों का शिकार करके वह अपना भोजन इकट्ठा करते थे और जानवरों का शिकार करते थे और फिर उन्हें ही खा जाते थे मार के। ऐसा ही दोस्तों तीसरा पॉइंट है अपमार्जन। जी हाँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट का नाम है अपमार्जन। ये क्या था दोस्तों, वह लोग क्या करते थे, जो मरे हुए जानवर होते थे दोस्तों उनका वह लोग मांस खुरेच कर उन्हें खाते थे। इसे ही कहते हैं अपमार्जन। यानी जो पुराने किसी ने शिकार कर लिया होता था, उन्हीं के मांस को वह लोग खुरोच के खाते थे। ये था दोस्तों तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या था दोस्तों, कि वह लोग मछली पकड़ना। क्योंकि दोस्तों हम सब जानते हैं कि कोई भी सभ्यता विकसित होती है तो वो किसी पानी के पास ही विकसित होती है, और निसंदेह की बात है जहाँ पानी है वहाँ तो मछलियाँ या पानी के जो जीव जंतु हैं वो तो रहते ही होंगे। तो जो आदि मानव होते थे दोस्तों वो क्या करते थे, मछली पकड़ते थे और उन्हें अपना भोजन बनाते थे। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये चारों पॉइंट समझ गए होंगे। पहला संग्रहण यानी इकट्ठा करना, जो मानव होते थे आदि मानव वो फल फ्रूट सब्जी या जानवरों के जो अवशेष होते थे उन्हें इकट्ठा करके संग्रहण करके रख लेते थे, ताकि आने वाले टाइम पे वह उसका खा सके। दूसरा है दोस्तों शिकार करना। वह लोग जीव जंतुओं का शिकार करते थे और उन्हें अपना भोजन बना लेते थे। अपमार्जन करना यानी पुराने किसी मरे हुए मुर्दा
इस तरह से वो दोस्तों अपना भरण पोषण किया करते थे। मछली पकड़ लेते थे दोस्तों, मछली पकड़ के खाते थे। इस तरह उनका भरण पोषण होता था, इस तरह उनका जीवन निर्वाह होता था शुरू में आदि मानवों का। इसके बाद है दोस्तों हमारा अगला पॉइंट अल्टामीरा। ये अल्टामीरा क्या है दोस्तों, आप ये पूछ रहे होंगे। तो ये एक गुफा है जो स्पेन में है। स्पेन में स्थित एक गुफा है जिसकी छत पर चित्रकारियाँ बनी हुई है, यानी जो आदि मानव द्वारा चित्र बनाए हुए हैं वे उस स्पेन की उस गुफा में बने हुए, जिसका नाम है अल्टामीरा। अगला है दोस्तों पुरातात्विद क्या होता है। दोस्तों पेपर में पूछ लेता है 2 नंबर में कि पुरातात्विद क्या है। तो यह वैज्ञानिक हैं जो मानव इतिहास का अध्ययन खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर करते हैं, यानी जो खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर मानवों के इतिहास का अध्ययन करें उन्हें पुरातात्विक कहते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों होमोनिड, होमोनोइड। ये होमोनोइड क्या होता है दोस्तों, तो होमोनोइड होमोनिडेई नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूप के मानव प्राणी शामिल होते हैं। यानी होमोनोइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूप के मानव प्राणी शामिल होते हैं। इनकी विशेषताएं क्या होती हैं दोस्तों, पेपर में पूछता है दोस्तों होमोनिड और होमोनोइड में अंतर बताओ। तो हम बता सकते हैं कि होमोनोइड नामक परिवार के सदस्य होते हैं, यानी होमोनोइड के सदस्य होते हैं जिसमें सभी रूप के मानव प्राणी शामिल होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या विशेषता है इनकी, इनका बड़ा मस्तिष्क होता है, सीधे खड़े होकर चलते हैं, 2 पैरों से चलते हैं। सीधे खड़े होकर चल रहे थे यानी दोस्तों 2 पैरों पर चल रहे हैं, तो ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा इनका दिमाग जो होता है वो बड़ा होता है। इसी तरह दोस्तों हमारा कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैंने लिखे हैं। वीडियो दोस्तों लंबी हो रही है तो मैं आपको इन पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा। चलो दोस्तों बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आप लोग नोट आउट कर लेना। आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत हैं दोस्तों। आधुनिक मानव का जो विकास हुआ है यानी उनका जो उद्भव हुआ है उसके 2 सिद्धांत है। पहला क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, दूसरा है प्रतिस्थापन का सिद्धांत। तो दोस्तों क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। कुछ विद्वानों का मानना है दोस्तों क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को कुछ विद्वान मानते हैं और कुछ विद्वान प्रतिस्थापन का सिद्धांत मानते हैं। सॉरी दोस्तों, मैंने थोड़ा खांस दिया, कोई बात नहीं। तो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल सिद्धांत क्या है, अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई। जो क्षेत्रीय निरंतरता मॉडल को मानते हैं उनका ये कहना है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानवों की उत्पत्ति हुई है। जबकि प्रतिस्थापन के मॉडल को मानने वालों का कहना है कि मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ तथा वह वहाँ से भिन्न भिन्न इलाकों में फैला। अगला है दोस्तों ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या होता है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लातीनी भाषा शब्द ऑस्ट्रल यानी दक्षिण और यूनानी भाषा फिथिकस यानी बानर से मिलकर बना है। यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि मानव के आदि रूप में उसकी बानर व्यवस्था के अनेक लक्षण बरकरार रहे। यानी शुरुआती दौर में दोस्तों मानवों के जो रूप था वो बानरों से मिलता जुलता था, यानी बानरों के लक्षण उनमें थे, इसीलिए इन्हें ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहा गया। तो दोस्तों ऊपर हमने ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द सुना था, आप तुम्हें उनके बारे में पता चल गया होगा। ऑस्ट्रेलोपिथिकस लातीनी भाषा का शब्द है, ऑस्ट्रल और पिथिकस से मिलकर बना है। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी और पिथिकस का मतलब होता है बानर यानी दक्षिणी बानर, क्योंकि मानव के आदि रूप में बानर अवस्था के अनेक लक्षण मानव में बरकरार थे। आदि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से, अगला पॉइंट है दोस्तों आदि मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं से हमें उनके जीवन शैली का ज्ञान होता है। केन्या में किलोम्बे और अलोजेसाइली जैसे स्थानों की खुदाई से हजारों संख्या में शल्य उपकरण हस्त कुठार मिले हैं जो कि 7 लाख से 5 लाख वर्ष पूर्व पुराने औजार हैं। ठीक है दोस्तों, इसी क्रम में चूल्हे का मिलना इस बात का सबूत है कि इस काल में आग पर नियंत्रण हो चुका था दोस्तों। इसके अतिरिक्त संभवतः ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए। अनुमानित स्त्री और पुरुष दोनों ही पत्थर के औजार बनाने में कुशल थे, यानी स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर पत्थर के औजार बना सकते थे।
सिले हुए कपड़ों का सबसे प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। इसके साथ ही हड्डी, सींग, हाथी के दांत या लकड़ी पर भी नक्काशी की प्रथा शुरू हो चुकी थी। जीवित प्राणियों में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसने विचाराभिव्यक्ति के लिए भाषा का प्रयोग किया है। जीवित प्राणी में मनुष्य ही ऐसा प्राणी है जिसे बोलना और लिखना आता है। इसके अतिरिक्त उच्चरित भाषा और कला के मध्य अटूट संबंध को इनकार नहीं किया जा सकता है, कारण दोनों ही संप्रेषक के सशक्त माध्यम हैं। मानव ने अपने अंतिम चरण में अर्थात 10,000 से 4500 वर्ष पूर्व जंगली पौधों को उगाना व जानवरों को पालतू बनाना सीख लिया। उसने एक स्थान पर रहकर खेती करना भी आरंभ कर दिया। निसंदेह मानव की कृषि पर निर्भरता से उसके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। वर्तमान युग में भी शिकारी संग्रहक समाज दुनिया के कई भागों में विद्यमान है। अफ्रीका के कालाहरी में रहने वाला कुंग सेन इस समाज का जीवित प्रमाण है। तो दोस्तों आई होप आपने समझ लिया होगा यहाँ तक मैंने जो आपको बताया। इसके आगे का दोस्तों कुछ पॉइंट्स है, जैसे संचार व भाषा, यानी आरंभ में होमोनिड भाषा में हाव भाव या हाथों का हिलाना, गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक संचार का प्रयोग करते थे। जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्राचीन काल में भाषा आदि मानव नहीं बोल पाते थे, तो वो लोग एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए हाव भाव, हाथ पैर का हिलाना, गाना या गुनगुनाने जैसे संचार का प्रयोग करते थे। जैसा कि आज के टाइम पे भी दोस्तों हम अगर बंदरों या किसी भी जीव जंतु को देखते हैं तो दोस्तों आपस में कांटेक्ट करने के लिए एक दूसरे को इशारों में हाथ हिलाकर या कुछ गुनगुनाकर एक दूसरे से संपर्क करते हैं। मनुष्य की वाणी का प्रारंभ बुलाने की प्रक्रिया से हुआ। आरंभ में मानव ने बहुत ध्वनियों का प्रयोग किया। धीरे धीरे ये ध्वनि भाषा के रूप में विकसित होगी, ये अनुमान है दोस्तों। औजारों का निर्माण, प्रारंभिक मानव ने औजारों का प्रथम बार निर्माण करके अपने संगठनात्मक कौशल तथा स्मरण शक्ति का परिचय दिया। अब है दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये हमेशा पूछते हैं। हज्जा जनसमूह, यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह था। हज्जा जनसमूह क्या था दोस्तों? शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा सा समूह। शिकारी संग्राहक समाज, यह समाज शिकार करने के साथ साथ आर्थिक क्रियाकलापों में लगे रहते थे, जैसे जंगलों में पाई जाने वाली छोटी छोटी चीज़ों का विनिमय और व्यापार करना। हिमयुग का अंत, लगभग 13,000 साल पहले अंतिम हिमयुग का अंत होने से मानव में अनेक परिवर्तन आए, जैसे खेती करना, पशुपालन। जब दोस्तों हिमयुग का अंत हुआ तो मानवों में कई तरह के परिवर्तन भी आ गए। तो इस तरह दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी और ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता हुआ दोस्तों। आई होप आपको समझ में आया होगा और आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। यदि दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।